सो फैमिली बाय चॉइस पार्ट 29 की स्टार्टिंग में यहाँ ना इन दोनों ने ना उनके पेरेंट्स को बता दिया था कि वो दोनों ना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन यही बात सुन के ना उन दोनों के ही डैड ना काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और वो ना उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। लेकिन यहाँ साना ना जोन का हाथ पकड़ के जोन के डैड को कंफर्म करता है कि वो सच में जोन को पसंद करता है। लेकिन यहाँ जोन के डैड तो उन दोनों के हाथों को देखे जा रहे थे और वही यहाँ साना के डैड ना मजाक करते हुए कह रहे थे कि अरे ये तो अच्छी ही बात है ना, मैं तो राजी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि साना के डैड ने ना उन दोनों को अप्रूवल दे दी थी और यहाँ हेजिन भी उन दोनों का साथ देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वही यार जॉन के डैड ना खड़े होकर वहां से चले जाती है। तो वही यहाँ पे जॉन भी ना उसके डैड से पूछने लग जाती है कि आप कुछ कह क्यों नहीं रहे, क्या आप भी हमारी बात से सहमत हो। तो ये सुन के यहाँ पे जॉन के डैड तो कह ही देती है कि साना को छोड़ो, अगर तुम उसकी जगह किसी को भी लेके आओगे ना तो भी चलेगा, लेकिन साना नहीं। लेकिन यही बात देख के ना साना के डैड को शौक लग गया था और वो पूछ रहे थे कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे जॉन के डैड तो कह रहे थे कि नहीं, मैं तुम्हारे रिलेशनशिप को नहीं मान सकता। ये सब कह के ना वो तो वहां से चले गए थे। लेकिन सभी लोग ना ये बात सुन के काफी ज्यादा शौक थे कि अचानक से इन्हें क्या हो गया। तो ये बाद में ना जब ये तीनों वापस से कार से अपने घर जा रहे थे, लेकिन यहाँ सना और जॉन ना काफी अपसेट थे। तो हेजुन ना बोलने लग जाता है कि मुझे पहले से ही पता था कि वो क्या कहने वाला है, क्योंकि जब मैंने पहली बार तुम दोनों के बारे में सुना था तो मैंने भी ऐसा ही रिएक्ट किया था। पर टेंशन मत लो, वो जल्दी ही मान जाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वही यहाँ पे पीछे से ना जॉन भी सना को समझा रही थी कि यार टेंशन मत लो, वो मान जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। तो यहाँ उन दोनों की बात सुन के सना का मूड ना थोड़ा तो ठीक हो ही गया था, क्योंकि उसे ना इस बात से सच में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। और वही ये तीनों ही ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के वही कार में ना हंसने भी लग जाते हैं। और वही जब शाम को दिखाया जाता है यार जॉन के डैड ना जब अकेले बैठे हुए थे, तभी यहाँ सना के डैड वहाँ उनके पास आके ना उनके साथ ड्रिंक करने लग जाते हैं। यहाँ सना के डैड तो जॉन के डैड से रीजन पूछने लग गए थे कि तुमने सना को रिजेक्ट क्यों कर दिया। लेकिन उसके डैड तो कह रहे थे कि चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं सना को अप्रूव नहीं कर सकता। पर सना के डैड तो अभी भी पूछने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा क्यों, आखिर क्या कारण है, वो ठीक तो है ना। तो यार जॉन के डैड फिर बताने ही लग जाते हैं कि अगर आगे चल के उन दोनों के बीच में ये लड़ाई हो गई तो फिर मैं किसका साथ दूंगा, और वैसे भी मैं दोनों में से किसी एक का साथ तो नहीं दे सकता ना, वो दोनों ही मेरे बच्चे हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा उस समय। लेकिन यार सना के डैड उनसे समझा रहे थे कि तुम्हें फ्यूचर के बारे में अभी से क्यों सोचना है, अभी तो उनका रिलेशनशिप स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो फिर लड़ाई कहाँ से हो जाएगी। यार जॉन के डैड तो फिर भी कह रहे थे कि हमें ना इन सब चीजों के बारे में पहले ही सोचना होगा, क्योंकि आगे जाके ना कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी उन दोनों का ना पहली बार है किसी रिलेशनशिप में, और उन्हें पता नहीं कि आगे चल के क्या हो जाएगा। अगर आगे चल के चीजें खराब हो गई तो सबके बीच में ना काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। अगर उनका रिलेशनशिप बदल गया तो फिर क्या होगा, दोबारा से क्या वो दोनों फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ एक दूसरे के साथ जी पाएंगे, कभी नहीं। तो यही बात सुन के ना सना के डैड भी सोच में पड़ गए थे। जॉन के डैड कह रहे थे कि अगर आगे चल के कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं सिर्फ जॉन का साथ दूंगा, क्योंकि मैं उसका फादर हूँ और मेरी वो अकेली बेटी है। तो यहाँ सना के डैड भी कह रहे थे कि हाँ हाँ ठीक है, मैं भी फिर ना सना का साथ दूंगा। लेकिन उनकी बात सुनने ही बगैर ना जॉन के डैड तो वहां से चले गए थे। इसलिए यहाँ पे सना के डैड ना वहीं पे बैठे बैठे ड्रिंक करने लग जाते हैं और कह रहे थे कि हाँ मैं उन दोनों के रिलेशनशिप को मानूंगा और देखना वो दोनों साथ हो जाएंगे। और वही दूसरी तरफ जब जॉन को कैफे में दिखाया जाता है, जो कि शायद ना उसके डैड को कॉल करना चाहती थी लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। और वही दूसरी तरफ उसके डैड भी ना एक पार्क में अकेले बैठे हुए थे और वो ना जॉन की बचपन की तस्वीरें देख रहे थे और उन्हें देख के यहाँ पे काफी ज्यादा खुश भी हो रहे थे। लेकिन तभी यहाँ ना उन्हें जॉन का फोन आ जाता है। तो जब ना वो यहाँ पे उसका फोन उठा के उससे बात कर रहे थे तो यार जॉन उनसे कह रहे थे कि क्या आप सच में हमारे रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। लेकिन उसके डैड तो इस बारे में कुछ नहीं कहते। फिर भी यहाँ पे जॉन तो पूछ रहे थे कि एटलीस्ट आपको रीजन तो बताना चाहिए ना कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, ताकि हम उसे सॉल्व करके आपको कन्विंस तो कर सके कम से कम। लेकिन ऐसी ही बात करते हुए वो दोनों तो इमोशनल बातें करने लग गए थे। और साथ ही में यहाँ पे जॉन ना उसके डैड को सॉरी भी कहती है कि आपको इस बारे में पहले नहीं बताया। ये सब कह के ना फिर वो दोनों ही फोन रख देते हैं। लेकिन साथ ही में यहाँ पे फिर उसके डैड ना सोच में पड़ गए थे कि मुझे करना क्या चाहिए। फिर बाद में ना जब वहाँ से घर चले गए थे तो वो देखते हैं कि यहाँ पे साना ना पहले से ही घर के बाहर सीढ़ियों पे बैठा हुआ था। शायद ना वो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। यहाँ पे साना ना उसके डैड के पास जाके उनसे कह रहा था कि मुझे भूख लगी है। तो यार जॉन के डैड ना उसे वहाँ से घर ले जाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और साथ ही में वो ना ड्रिंक भी कर रहे थे। यहाँ साना ना उनसे कहने लग गया था कि मैं तो कब से इसी बारे में सोच रहा था कि हम आपको हमारे रिलेशनशिप के बारे में कैसे बताएंगे। मैंने काफी बार इसके बारे में सोचा, फिर जाके आपको ये बात बताई। और मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि शायद ना आप हमारे रिलेशनशिप को शायद अप्रूव भी कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट भी। तो जॉन के डैड भी कह रहे थे कि अगर तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी तो तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। लेकिन साना तो कह रहा था कि शायद ना मैं ये चीज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद आपको ये बात बताना चाहता था। लेकिन फिर भी उसके डैड तो कह रहे थे कि तुमने ये चीज शुरू ही क्यों की, जबकि तुम्हें पता है कि इसका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला। तुम्हें ये सब करना ही नहीं चाहिए था। अगर चाहे जॉन तुम्हारे पीछे भी पड़ी रहती ना तब भी तुम्हें उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए था, यही सबके लिए ठीक होगा। तो साना भी उससे कह रहा था कि मैंने जॉन को पहले मना कर दिया था और मैंने उसे काफी समझाया भी था इस बारे में। लेकिन फिर भी ना जब मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि मैं भी उसे कितना ज्यादा पसंद करता हूँ तो मैं उसे नहीं छोड़ सकता था। तो फिर इस वजह से ना मुझे उसे काफी ज्यादा मनाना पड़ा था, तब जाके वो कहीं मानी थी। क्या उसके डैड भी कह रहे थे कि अच्छा जॉन नहीं थी, पर फिर भी ना तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब कह के ना वो फिर भी यहाँ पे साना को अप्रूव नहीं कर रहे थे और फिर ना वो वहाँ से उठ के जाने भी लग जाते हैं। लेकिन उन्होंने ड्रिंक कर रही थी इसलिए वो लड़खड़ा के गिरने ही वाले थे कि साना ना उन्हें मदद करने के लिए आ रहा था, पर वो ना उसे रोक देते हैं और वो अपने कमरे में जाके सो गए थे। लेकिन फिर भी ना साना यहाँ पे उनके लिए पानी लेके आया था और उनके टेबल
पे रख देता है और उन्हें कंबल उड़ाते हुए उनसे कह रहा था कि जब से मुझे ये बात पता चली है कि मैं जुआन को कितना ज्यादा पसंद करता हूँ, तब से मैंने इसी बारे में सोचा है कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊँ और एक अच्छा इंसान बन जाऊँ ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूँ और ना ही किसी को फिर इस बात से कोई दिक्कत हो। और आप भी चिंता मत कीजिए क्योंकि मैं भी ना उसका काफी अच्छे से ध्यान रखूंगा। ये सब कह के ना वो तो वहां से चला गया था। और वही दूसरी तरफ यहाँ हेजुन को ना उसकी मॉम के साथ दिखाया जाता है। वो यहाँ पे उनके साथ टाइम स्पेंड करने आया था और इसी करते हुए ना वो उसकी मॉम से कह देता है कि चलो साथ में रहते हैं। लेकिन यहाँ उसकी मॉम पूछ रही थी कि क्या मतलब। यहाँ हेजुन कह रहा था कि हमें ना साथ में रहना चाहिए, लेकिन शायद ना उसकी मॉम किसी वजह से उसे मना कर रही थी। पर फिर भी यहाँ पे हेजुन तो कह रहा था कि नहीं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन तभी ना उसकी मॉम को किसी का मैसेज आ गया था, इसलिए वो जब यहाँ पे फोन चेक करने लगती है तो यहाँ हेजुन देख लेता है कि उसकी मॉम के फोन के वॉलपेपर ना सी की फोटो थी। और वो ना शॉक हो गया था और उसकी मॉम से पूछ भी रहा था कि आपके पास ये फोटो आई कहाँ से। उसकी मॉम बता रही थी कि ये फोटो ना तुम्हारे डैड ने मुझे भेजी थी, देखो कितनी सारी फोटोज है और कितनी अच्छी अच्छी है। और वही फोटो देखते देखते ना हेजुन की बास्केटबॉल वाली पिक्चर भी वहाँ आ जाती है। तो यहाँ हेजुन की मॉम उससे पूछना चाहती थी कि क्या तुम्हें अब भी बास्केटबॉल पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ हेजुन तो कह रहा था कि नहीं, मेरे पैर में चोट लगी है इसलिए अब ना मैं नहीं खेल सकता। लेकिन यहाँ उसकी मॉम तो कह रही थी कि जरूरी थोड़ी है कि तुम प्रोफेशनल बास्केटबॉल खेलो, तुम ऐसे भी तो खेल सकते हो क्योंकि तुम्हें बास्केटबॉल खेलना पसंद है। देखो तुम इस पिक्चर में कितने ज्यादा खुश लग रहे हो बास्केटबॉल खेलते हुए, तुम ऐसे ही किसी को कोचिंग भी दे सकते हो क्योंकि तुम्हें ना इससे खुशी मिलती है बास्केटबॉल खेलने से। तो यही बात ना हेजुन भी फिर सोचने लग गया था। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे जुआन को दिखाया जाता है जो कि अपने कैफे में आ गई थी और फोन पे बातें करते हुए ना कैफे में काम भी कर रही थी। वो यहाँ एक लाइट को ऑन करने के लिए चेयर पे चढ़ती है और साथ ही में सना से पूछ रही थी कि तुम इस वक्त कहाँ हो क्योंकि मुझे तुम्हें देखना है। और तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि सना भी ना उसके कैफे उससे मिलने ही आया था। तो जैसे यहाँ पे जुआन पीछे मुड़ती है ना तो उसकी कोहनी सना को लग जाती है और वो ना नीचे गिर गया था। और यहाँ जुआन भी ना काफी ज्यादा शॉक थी। लेकिन वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, असल में जुआन ने ना उसे हॉस्पिटल लेके आ गई थी और यहाँ उसकी कलीग उसकी मरहम पट्टी कर रही थी। और वहीं पे यहाँ पे सना का कलीग भी मौजूद था। तो ना जुआन को कुछ बात करने के लिए बाहर ले जा रहा था। लेकिन यहाँ सना ना जुआन को खींच लेता है और कह रहा था कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें इस वक्त मेरे साथ रहने की जरूरत है। तो यही बात सुन के ना उसका कलीग तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था और उससे कह रहा था कि क्या सच में तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या, मैं इस बात को नहीं मान सकता। और वो ना काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था, कह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसी वक्त ना फिर यहाँ पे जुआन के डैड भी हॉस्पिटल में दौड़ते हुए आ गए थे क्योंकि शायद ना उन्हें ये बात पता चल गई थी। और वो ना जब यहाँ जुआन और सना को साथ में देखते हैं ना तो उसके पास चले गए थे और उनसे पूछ रहे थे कि तुम्हें ऐसे कैसे चोट लग गई, क्या हुआ है तुम्हें। और उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते। और साथ ही में वो जुआन को भी डांट रहे थे। और उसी वक्त यहाँ पे सना के डैड भी आ जाते हैं और वो ना उनके पास चले गए थे। लेकिन वो जब यहाँ पे जुआन के डैड को देखते हैं तो वो ना शॉक हो गए थे और उनसे पूछ रहे थे कि तुमने तो आने से मना कर दिया था, कह रहे थे कि तुम बिजी है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन ये बात सुनते ही ना यहाँ जुआन के डैड तो वहां से चले गए थे और वही यहाँ सना और जुआन को घर छोड़ने के लिए ना सना के डैड लेके जा रहे थे। लेकिन यहाँ सना तो उन्हें ये कह के चले जाता है कि आप लोग घर जाओ, मुझे अभी हॉस्पिटल में काम है इसलिए मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। ये सब कह के ना वो वहां से चला गया था। लेकिन यहाँ सना के डैड उस जुआन से कह रहे थे कि चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, मुझे ना काफी भूख लगी है। तो ये दोनों ना वहां से खाना खाने के लिए चले गए थे। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ हेजुन को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहा था। तभी यहाँ ना दाल वहां आ जाती है। वो यहाँ पे जब उसे देखती है तो वो सोच रहे थे कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, ये सब सोच रही थी। और वो ना पीछे मुड़ जाती है। लेकिन तभी ना हेजुन ने भी उसे देख लिया था और उसे आवाज देता है। तो यहाँ दाल ना फिर उसके पास चली जाती है। हेजुन उसे कह रहा था कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन यहाँ दाल तो फिर भी कह रही थी कि माफ करना मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है। और वो ना यहाँ टैक्सी को बुला लेती है। लेकिन यहाँ फिर भी हेजुन तो टैक्सी को पकड़ लेता है और उससे कह रहा था कि नहीं मुझे तुमसे अभी बात करनी है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो भी ना टैक्सी में बैठ गया था। तो यहाँ टैक्सी से जाते हुए ना हेजुन उसे कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो यार दाल भी कह रही थी कि हाँ मुझे पता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन ये बात ना मैंने तुम्हें खुद नहीं बताई थी। तो हेजुन भी कह रहा था कि तुमने इतने टाइम तक इसे छुपा के रखा तो तुम फिर अब ये क्यों बता रही हो। लेकिन यह दाल कह रहे थे कि मुझे लगा कि शायद ना अब मुझे बता देना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। तो हेजुन भी कह रहा था कि अच्छा मतलब तुमने ऐसे ही कह दिया था ना, कोई बात नहीं, मैं सोचूंगा कि शायद ना मैंने कभी सुना ही नहीं। और तुम भी ऐसे ही सोचना कि तुमने भी ऐसा कुछ नहीं कहा और हम ऐसे ही रहेंगे जैसे कि हम पहले रहते थे। लेकिन ये बात तो सुन के दाल तो काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। और वही टैक्सी फिर रोकने के बाद ना हेजुन टैक्सी से उतर गया था और वो उससे कह रहा था कि मैं ना तुम्हें अपनी बहन की तरह मानूंगा क्योंकि जैसे तुम जुआन की फ्रेंड हो वैसे ही ना तुम मेरी भी फ्रेंड रहोगी। लेकिन वही जब टैक्सी जा रही थी ना तो यहाँ पे दाल काफी ज्यादा दुखी थी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे इन दोनों को कैफे में दिखाया जाता है जहाँ की जुआन ना उसकी बैंडेज ठीक कर रही थी। लेकिन यहाँ सना ना उसे हक कर लेता है। तो यहाँ जुआन उसे बता रही थी कि मैंने तुम्हारे डैड के साथ खाना के लिए गई थी और मैंने तुम्हें पता है मैंने ना उन्हें अपने हाथ की बनी हुई ब्रेड भी खिलाई थी और उन्हें काफी ज्यादा पसंद आई थी। वो तो पूछ रहा था कि क्या सच में उन्होंने वो खा ली। तो वो भी कह रही थी कि हाँ उन्हें वो काफी ज्यादा पसंद आई थी और उन्होंने तो ये भी कहा था कि वो ना इसे ब्रेकफास्ट में भी खाएंगे। और वही जब उसके डैड को ना उसके कलीग के साथ दिखाया जाता है जहाँ की वो ना पूछ रहा था कि क्या आपने सच में नाश्ते में सिर्फ एक ब्रेड ही खाया था। तो वो भी कह रहे थे कि हाँ क्योंकि उसने ना इतने प्यार से मुझे दिया था इसलिए मैंने खा लिया था। वही फिर कुछ देर बाद ना सना के डैड ना यहाँ पे कुछ खरीद रहे थे और साथ ही में उसके कलीग की कही हुई बातों को भी याद करते हैं जो कि वो कह रहा था कि जब भी आप ना अपने बेटे के पेरेंट्स से मिलने जाओ तो आपको ना उनके लिए कुछ फ्रूट्स लेके जाने चाहिए। मैं भी यही करता हूँ जब भी मैं अपनी वाइफ के पेरेंट्स से मिलने जाता हूँ, हमें ना उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाने चाहिए। तो सना के डैड भी कह रहे थे कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। तो सना के डैड भी यही सोच रहे थे कि काश मैंने ये बात सना को बताई होती तो शायद ना जॉन के डैड उसे रिजेक्ट नहीं करते। और वो ना यहाँ पे जॉन के डैड के लिए
काफी सारा सामान खरीद लेते हैं। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे जॉन के डैड ना रेस्टोरेंट में साफ सफाई कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान ना किसी और चीज पे था और वो परेशान भी थे इसलिए, और वो ना वहाँ से बाहर जाने लग जाते हैं। लेकिन वही बाहर ना असल में हेजुन की मॉम भी आई थी। यहाँ जॉन के डैड ना जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ उनका झाड़ू ना असल में उसकी मॉम को लगने वाला था हेजुन की, और वो गिरने ही वाले थे कि यहाँ पे जॉन के डैड ने ना उन्हें पकड़ लिया था और बचा लिया था। और वो दोनों तो बस एक दूसरे को देखते ही रह गए थे। और उसी वक्त ना यहाँ पे सना के डैड भी आ गए थे और उन्होंने ना उन दोनों को देख लिया था और काफी ज्यादा शॉक भी हो गए थे। और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 29 की एंडिंग होती है।